अभी हाल ही में यूएन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर बहुत सारी अलग अलग चीजों पर डिस्कशन करा गया है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी उसमें, वो थी हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो आने वाले कुछ साल में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और हम उसे कैसे कम कर सकते हैं या फिर हम कैसे इस चीज को होने से रोक सकते हैं, इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा था। लेकिन क्या हो अगर हम इसको करने में फेल हो गए तो? हम आज की वीडियो में इसी चीज के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये चीज एविडेंटली क्लियर है कि हमारे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम सब खुद उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और हमारी जो धरती है वो गर्म हो रही है, कोई नई बात नहीं है। ये जब से धरती बनी है तब से हो रही है। लेकिन ये जो गर्म होने का रेट है ये अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नोआ यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 1880 से लेकर अभी कुछ टाइम पहले तक जो ये रेट था बढ़ने का, वो 0.08 डिग्री पर डेकेड था, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा था। लेकिन पिछले सालों में ये जो रेट है वो 2 गुने से भी ज्यादा हो चुका है। अब हर 10 साल में धरती का एवरेज टेम्परेचर 0.18 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। अब आप कहोगे 10 साल के अंदर सिर्फ इतना चेंज, ये भी बड़ा है? हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा है। 1900 के मुकाबले आज का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 1.19 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। तो अगर हम इसी रेट से चलते रहे और अगर हम इस 1.5 डिग्री के जो चेंज है इसको रोकने में सफल नहीं हो पाए, तो बेसिकली इन 5 चीजों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 वाटर अवेलेबिलिटी एंड प्रेसिपिटेशन, नंबर 3 ओशियंस, नंबर 4 इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड नंबर 5 इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस। नंबर 1 टेम्परेचर। 1.5 डिग्री नॉर्मल दिन के लिए कोई खास नहीं है। जैसे मान लो अभी के टाइम में हमारा टेम्परेचर चल रहा है 12 डिग्री के आसपास, तो 12 से 13.5 डिग्री हो जाएगा। लेकिन सोचो गर्मियों में क्या होगा, जहां पर चलो यहाँ पर भी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, राजस्थान जैसे इलाकों में जहां पर टेम्परेचर अभी ऑलमोस्ट 48 डिग्री तक जा चुका है, वहां 49.5, जहां पे 49 जा चुका है वहां 50 डिग्री प्लस। आप सोच सकते हो ऐसी जगह पर रहना जहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज्यादा है। एक सिमुलेशन में डेटा डालने के बाद ये पता लगाया गया है कि अगर धरती का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक बढ़ गया, उसमें जितने भी लोग अभी एक्सट्रीम हीट वेव का सामना कर रहे हैं उसमें 14% और बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी आपको कनाडा का तो पता ही होगा, वहां पर क्या हुआ था हीट वेव की वजह से। सोचो 14% और ये चीज बढ़ जाएगी। और अगर हम गलती से ये और भी वर्स हुआ और 1.5 की जगह 2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गया, तो ये चीज 37% तक और ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक दिल्ली में ये चीज हमें फेस करने को नहीं मिल रही, तो 37% एवरेज पूरी ग्लोबल में, पूरी दुनिया में ये चीज जब बढ़ जाएगी, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो जाएगी कि दिल्ली के अंदर भी आपको हीट वेव्स देखने को मिल सकती हैं। एक्सट्रीम हीट वेव्स जो 55 डिग्री तक का डैमेज कर सकती हैं। नॉर्मल टेम्परेचर आपका वही रहेगा 50 डिग्री के आसपास, 48 डिग्री के आसपास एक्सट्रीम गर्मी में। लेकिन जो हीट वेव चलेगी उसके दौरान टेम्परेचर 55 डिग्री तक भी जा सकता है। इवन आप ये जो गैजेट्स देख रहे हो ना, ये भी इतने ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पर चलने के लिए डिजाइन नहीं हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कि फ्यूचर कितना ज्यादा खतरनाक है। नंबर 2 वाटर अवेलेबिलिटी एंड प्रेसिपिटेशन। देखो सिंपल सी बात है, गर्मी बढ़ी तो उसमें इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो सूखा पड़ने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। देखो जनरली बारिश होती कैसे है, धूप पड़ती है समुद्र पर, समुद्र से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, वो बादल बनता है। 2 जगह का टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से हवा चलती है। उस हवा की वजह से बादल जो है वो समुद्री इलाके से हटके आपकी दूसरी जगह पर जाता है। वहां पर जाने के बाद जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी इतनी नहीं रह जाती, वहां पर जाकर बारिश हो जाती है। लेकिन अगर ये ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया तो जो आपका इवेपोरेशन है उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। रेट ज्यादा हो जाएगा का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस भी ज्यादा हो जाएगा, हवा और ज्यादा तेज चलने लगेगी। लेकिन जो पानी के इवेपोरेट होने का रेट है वो भी बढ़ जाएगा। बादल जो पानी कैरी कर रहे हैं उनका वेट भी बढ़ जाएगा। तो वो जहां पर जाकर उनको बारिश करनी चाहिए, उनसे या तो पहले या तो उनसे बाद में जाकर बारिश करेंगे, या फिर इवन कई जगहों पर तो बारिश होगी भी नहीं शायद। तो इस वजह से सूखे के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसी सिमुलेशन में ये भी देखा गया कि अगर हमारी धरती का टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ गया तो जिन जगहों पर अभी 2 महीने का टाइम है ना, 2 महीने तक सूखा रहता है, वो बढ़कर 4 महीने तक का हो जाएगा। अब बस इमेजिन करो 10 दिन तक बिना पानी के रहना। सोचो
जो लोग अभी 2 महीने बिना पानी के रह रहे हैं उन्हें 4 महीने तक रहना पड़ेगा। नंबर 3 वाटर। अगर हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे जो बर्फ हैं वो पिघलेंगे, ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो पिघलेंगे। वो पिघल के जाएंगे कहाँ? समुद्र में मिलेंगे। तो ऑटोमेटिकली समुद्र का लेवल जो है वो भी बढ़ने लग जाएगा। उसके बढ़ने की वजह से जो कोस्ट लाइन इलाकों में लोग रहते हैं उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। हमें तो खैर इस चीज से इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरी धरती पर 37% कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग इससे इफेक्टेड होंगे, चाहे वो उनकी जमीन हो, क्योंकि जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो पानी ऊपर आएगा तो जो किनारे हैं समुद्र के किनारे उनका जो लेंथ है वो कम हो जाएगा क्योंकि वहां पे पानी भर जाएगा। नंबर 4 है इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। हमें पता है हम आदमियों मतलब इंसानों के साथ ज्यादा रहते हैं, लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो साइलेंटली हमारे इकोसिस्टम को उसका बैलेंस बनाए रखने में पूरी मदद करते हैं। लेकिन अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा तो ऐसा भी होगा कि कुछ प्लांट्स जो अभी निकल रहे हैं वो कुछ जगहों से निकलना बंद हो जाएंगे। उनके बंद होने से मान लो जो उन्हीं पर डिपेंडेंट इंसेक्ट्स थे वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब वो जिंदा नहीं रह पाएंगे तो जो उन इंसेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे उनका भी रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इकोसिस्टम का बैलेंस है उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और बिल्कुल यही चीज हमारे समुद्र के अंदर भी होगी। आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि कोरल रीफ्स हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा, अगर समुद्र का लेवल भी बढ़ा तो उससे जो समुद्री जानवर हैं उन पर भी असर पड़ेगा। तो अगर उनके नंबर्स में कुछ भी अंतर आया तो जो कोरल रीफ्स के आसपास पूरा इकोसिस्टम बनता है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अगर उसमें प्रॉब्लम आई तो पूरा कोरल रीफ सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चाहे धरती हो चाहे समुद्र, इम्पैक्ट दोनों के ऊपर पड़ेगा। नंबर 5 इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस। अगर मेजॉरिटी देखा जाए तो सबसे कम इम्पैक्ट इस चीज का हम इंसानों पर ही पड़ेगा, लेकिन जहां पर पड़ेगा वहां पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, जैसे सूखा हो गया या फिर हीट वेव्स की जहां पर दिक्कत हुई। लेकिन इसका इनडायरेक्ट रिजल्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। कैसे? अगर हमारे पूरे इकोसिस्टम में ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, हमारे प्लांट्स, हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो इससे हमारे जो खाने बन रहे हैं, जो हमारा फूड प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। अगर वो कमी आई तो उससे प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी सिमुलेशन में जितना भी डेटा मैं बता रहा हूँ वो एक ही सिमुलेशन करा गया था, उसी में से ये सारा डेटा निकाला गया है कि अगर हम इस चीज को करने में फेल हो गए तो क्या होगा। तो अगर हमारा ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो ये जो भी खाना हम उगा रहे हैं उसमें करीब 5% का डिक्रीज आ जाएगा। और अगर ये चीज 2% तक चली गई तो हम 7 से 10% खाने को खो देंगे। मतलब जमीन जो है वो उतनी उपजाई रह नहीं पाएगी, वो उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी जितना वो अभी कर रही है। इसी वजह से अब आप सोचो, सिर्फ 110 साल के अंदर हमने 1.19 डिग्री सेल्सियस तक अपनी धरती को गर्म कर दिया है। तो सोचो इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आया? काफी लेट। अब ये चीज कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अब ये रेट कितनी तेजी से बढ़ेगा। तो इसी वजह से इस चीज पर हमें गौर करने की जरूरत है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जितने भी बड़े देश हैं उन सबको यही बताया गया कि भाई कुछ ना कुछ करो इसका। गरीब देश तो देखो कुछ कर नहीं पाएंगे, जो करना है उन्हें ही करना है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।